नमस्कार दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और हम पहुंच चुके हैं गांधी युग तक। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और खेड़ा सत्याग्रह। दोस्तों इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे रोलेट एक्ट। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? रोलेट एक्ट 1919। दोस्तों क्या था रोलेट एक्ट और क्यों लेके आई थी अंग्रेज सरकार इसे भारत में? देखिए आप लोग, दोस्तों भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रवादी गतिविधियां दिनों दिन बढ़ रही थी। अंग्रेजों को लगा था कि अगर ये राष्ट्रवाद बढ़ता रहा तो बहुत जल्दी ये राष्ट्रवाद हमें बाहर फेंक देगा, भारत से बाहर। तो भारत में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को रोकने के लिए ही ये रोलेट एक्ट लाया गया। क्या था पूरा समझिए इसको। देखिए भारत में किसके विरुद्ध? अंग्रेजों के विरुद्ध क्या बढ़ रहा था दोस्तों? राष्ट्रवाद बढ़ रहा था। क्या बढ़ रहा था? राष्ट्रवाद। और इस बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को रोकने के लिए अंग्रेज सरकार ने सन 1917 में सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक आयोग बिठाया। क्या बिठाया दोस्तों? एक आयोग गठित किया और इस आयोग ने मार्च 1919 में भारत में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को रोकने के लिए अपनी सिफारिश पेश की। क्या पेश की दोस्तों? सिफारिश। और इसकी सिफारिश के आधार पर मार्च 1919 में ही एक एक्ट पारित किया गया दोस्तों अंग्रेज सरकार के द्वारा। उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? रोलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। अब आप लोग ये समझिए कि था क्या ये रोलेट एक्ट, क्या प्रावधान था इसमें? दोस्तों रोलेट एक्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति को केवल संदेह मात्र के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। उस पर बिना कोई मुकदमा चलाए उसे सजा दी जा सकती थी। वापिस देखिए, किसी भी व्यक्ति को किसके आधार पर? संदेह के आधार पर क्या किया जा सकता था? गिरफ्तार किया जा सकता था। और उस पर बिना कोई मुकदमा चलाए उसे क्या दी जा सकती थी? सजा दी जा सकती थी। दोस्तों ने जब भारतीयों ने इस कानून के बारे में सुना, जब इस कानून को जाना तो सब दंग रह गए। भारतीयों ने इस कानून के लिए कह दिया कि ये कानून तो बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून है। ये काला कानून है। क्या है दोस्तों? काला कानून। बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून है और इसे काले कानून की संज्ञा दे दी। कौन सा कानून कहा इसे? काला कानून कह दिया दोस्तों। तो याद रखेंगे आप लोग, भारतीयों ने रोलेट एक्ट 1919 को क्या नाम दिया? काला कानून। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा। समझ में आया यहाँ तक? क्लियर? अब देखिए, ये जो रोलेट एक्ट था इसका पूरे भारत में विरोध हो रहा था, पर इसका सबसे ज्यादा विरोध हुआ दोस्तों, एक तो आप लोगों को याद रखना है, दिल्ली में, और एक हुआ पंजाब में। दोस्तों दिल्ली में इसके विरोध का नेतृत्व किया स्वामी श्रद्धानंद जी ने। किसने किया? स्वामी श्रद्धानंद जी ने किया, जो कि आर्य समाज से संबंधित है। कौन से समाज से संबंधित थे दोस्तों? आर्य समाज से। याद रखें, दिल्ली में रोलेट एक्ट का विरोध किसने किया है? स्वामी श्रद्धानंद जी। इन्हीं के नेतृत्व में यहां पर विरोध हुआ था। दूसरा, पंजाब में इसका विरोध दो नेताओं के नेतृत्व में हो रहा था, जिसका नाम है, एक का नाम है डॉक्टर सत्यपाल और एक का नाम है डॉक्टर सैफुद्दीन। याद रखेंगे, दो व्यक्ति हैं, बहुत फेमस नाम है इनका, याद रखोगे आप लोग। डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन के नेतृत्व में पंजाब में
इस एक्ट का विरोध हो रहा था। दोस्तों ये लोग विरोध कर रहे थे एक्ट का, तो अंग्रेजों ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पर जैसे ही इनको गिरफ्तार किया गया तो विरोध और ज्यादा भड़क गया। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल की बात है दोस्तों। कौन से अप्रैल की बात है? 13 अप्रैल 1919 को। आप लोगों ने बचपन से नाम सुना होगा, एक स्थान है जलियांवाला बाग, अमृतसर पंजाब में। कौन सा स्थान है दोस्तों? जलियांवाला बाग, जो कि पड़ता है अमृतसर पंजाब में। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग, अमृतसर पंजाब में एक सभा का आयोजन रखा गया था दोस्तों। ये बात है बैसाखी के दिन की दोस्तों। कौन से दिन की बात है? बैसाखी के दिन। बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में इन लोगों की गिरफ्तारी के विरोध में एक सभा का आयोजन रखा गया था। हालांकि ये जो सभा थी ये बहुत थोड़े से समय के लिए थी, ऐसा कहा जाता है महज आधे घंटे के लिए ये सभा थी दोस्तों। परंतु इस आधे घंटे में ही यहाँ पर पहुंच गया दोस्तों कौन? जनरल डायर। कौन पहुंच गया? जनरल डायर। दोस्तों जनरल डायर, इसे डायर मत कहना, आप डायन कहना इसको, ये याद रहेगा आप लोगों को, डायन, क्योंकि ये खाएगा अभी बहुत सारे लोगों को यहाँ पर। तो जनरल डायर जो था ये पहुंचा और इसने फायरिंग का आदेश दे दिया। दोस्तों सैनिकों ने अंधाधुंध फायरिंग करी यहाँ पर, भीड़ पर, लोगों की भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग करी, जिसमें बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, सब तरह के लोग, निर्दोष लोग मारे गए। सैकड़ों लोग मारे गए दोस्तों। इस घटना को इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस हत्याकांड ने भारत के संपूर्ण लोगों को, संपूर्ण नेताओं को अंदर तक हिला के रख दिया था। अंग्रेजों की क्रूरता, अंग्रेजों की निर्दयता संपूर्ण भारतीयों के दिलो दिमाग में छप चुकी थी अब, और संपूर्ण भारत अंग्रेजों का विरुद्ध खड़ा था। अब अंग्रेजों को यह समझ में आ गया था कि इस जनरल डायर ने जिस घटना को अंजाम दिया है, उस घटना ने अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। तो इस वजह से अंग्रेजों ने भारतीयों को तसल्ली देने के लिए 2 काम किए यहाँ पर। क्या काम किए वो आप लोग देखिए। पहला काम तो आप लोग याद रखेंगे कि अंग्रेजों ने जनरल डायर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। क्या कर दिया? नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। हालांकि आप लोग याद रखें ये नाम मात्र के लिए था। क्यों? क्योंकि जब जनरल डायर ब्रिटिश संसद में पहुंचा, कहाँ पहुंचा? ब्रिटिश संसद में, तो वहां पर जनरल डायर को हिंदुस्तानी शेर कहा गया। क्या कहा गया? हिंदुस्तानी शेर। ठीक है, पहला काम तो ये किया। दूसरा काम क्या किया? इस हत्याकांड की जांच के लिए अंग्रेज सरकार ने हंटर आयोग गठित किया। कौन सा आयोग दोस्तों? हंटर आयोग। और इस हंटर आयोग ने जांच की और यहाँ पर जांच में बताया कि यहाँ मरने वालों लोगों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 379 लोग यहाँ मरे। ये किसने बताया? हंटर आयोग ने। तो जलियांवाले बाग में कितने लोग मरे? हंटर आयोग के अनुसार 379 लोग, अकॉर्डिंग टू, याद रखेंगे आप लोग, हंटर आयोग ने यहाँ 379 लोग ही बताए केवल। जबकि कांग्रेस ने भी यहाँ पर मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में दोस्तों? मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था, और उस कमेटी को इतिहास में तहकीकात कमेटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तहकीकात कमेटी।
और इस कमेटी ने यहां मरने वाले लोगों की संख्या कितनी बताई थी दोस्तों? 1000 लोग। तो ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड और रोलेट एक्ट